सारन टुडे न्यूज नेटवर्क आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं रमन सिंह। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव की घोषणा तरैया प्रखंड में तैयारी चरम सीमा पे है। चारों तरफ अभी आधिकारिक रूप से जनसंपर्क अभियान चलाने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपने अपने स्तर से जनसंपर्क कर रहे हैं। बहुचर्चित 23 सालों बाद 2001 में जब नए सिरे से पंचायती राज का गठन किया गया, केंद्रीय संसद के प्रोग्राम के केंद्रीय संसद में इसके संबंध में विधेयक लाया गया और उसके अनुरूप और पहली बार तरैया के 23 वर्षों के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव हुआ, उसमें प्रमुख पद पर विराजमान हुए श्री शशि भूषण सिंह, पहले तरैया के प्रमुख 23 वर्षों के चुनाव के बाद। इसके बाद ये राजनीति में भूषण जी सक्रिय राजनीति में निरंतर बने रहे हैं। हर जगह के सार्वजनिक विषयों में शशि भूषण जी को देखा जाता रहा है। 2011 से 2016 तक इनकी पत्नी श्रीमती चंदा सिंह ये पंचायत समिति के पद के लिए भागवतपुर पंचायत भाग 1 से निर्वाचित की गई और इस बार पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। ये सामान्य सीट है। सबसे पहले तो लोगों में इस बात की चर्चा है, ये चर्चा चुनाव लड़ रहे लोगों के बीच भी है और आम लोगों के बीच में भी। कुछ नाम आम हो जाते हैं और ये चुनावों में एक आम नाम है, वो नाम है शशि भूषण सिंह। तो सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से शशि भूषण जी का चैनल पर अपना हार्दिक स्वागत करते हुए उनके सामने ही सबसे पहला सवाल यही रखूंगा कि प्रस्तावित 24 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में आपके पंचायत से उम्मीदवारी के विषय में, बीडीसी के पद के विषय में बहुत चर्चाएं हैं कि आप उम्मीदवार हो रहे हैं। कई जगह ये चर्चाएं हैं कि आप नहीं, फिर एक बार श्रीमती चंदा सिंह ही उम्मीदवार होंगी। तो सब सर्वप्रथम आपका स्वागत करते हुए आपके समक्ष ये प्रथम सवाल सारन टुडे की ओर से। सबसे पहले तो सारन टुडे का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका जो प्रश्न है कि मैं खुद चुनाव मैदान में नहीं हूं, मेरी पत्नी श्रीमती चंदा सिंह चुनाव मैदान में है, तो इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि हमारा जो ये पंचायत समिति का ये क्रम संख्या 11 है, क्योंकि 13 पंचायत हैं, उसमें 18 बीडीसी के सदस्य हैं, जिसमें हमारा जो है ये भागवतपुर नेवारी हम लोगों का निर्वाचन क्षेत्र हुआ। इसमें 2 गांव हैं और इसका क्रम संख्या 11 है और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। इसके पीछे कारण है कि प्रखंड प्रमुख का जो सीट है वो सामान्य महिला के लिए आरक्षित है और हमारा उद्देश्य भी वही है, उसी उद्देश्य से हम चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिला के एक बहुत सी स्पष्ट बात सामने निकल के आ रही है कि ये लड़ाई सिर्फ पंचायत समिति के सीट को जीत लेने की नहीं है, लक्ष्य प्रखंड प्रमुख का पद है जो सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। और शशि भूषण सिंह प्रथम प्रमुख रहे हैं पंचायती राज के नवगठित चुनाव में। 2001 में ये चुनाव हुआ था। अब एक सवाल इनसे कि आप प्रखंड प्रमुख के पद पर रह चुके हैं और आपके दौर में बहुत बेहतर शासन और विकास की प्रक्रिया चली थी। हम लोगों ने पत्रकारिता करते हुए इस क्रम को भी देखा था। तो अभी जो वर्तमान में प्रखंड विकास समिति बीडीसी होती है, उसमें उसके कार्यकलापों के बारे में आपसे थोड़ा सा राय लीजिए, अपने विचार में व्यक्त करेंगे कि बीडीसी का कार्य आप लोगों ने जो काम किया उसके बाद से कार्य प्रणाली में, विधेयक में बहुत सारे परिवर्तन हुए। आम आदमी के समस्याओं को बेहतर करने में ये कितना कारगर रहा है और क्या इसमें और कुछ बेहतर करने की बात है? जो आप जैसे लोग पंचायत समिति की चुनाव लड़ते हुए ये स्पष्ट रूप से प्रखंड प्रमुख के पद की बात करते हैं, जो प्रखंड के विकास का बेहतर दायित्व वहन करता है। देखिए, हम जब प्रमुख थे उस समय हम लोगों को बहुत सारी असुविधाएं हुई थी, क्योंकि 2001 में त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुआ था और मैं पहला प्रमुख था। बहुत सारी ऐसी पंचायती राज के निर्देश जो थे वो स्पष्ट नहीं थे, बहुत संघर्ष करना पड़ा हम लोगों को और हमने अपनी बात पत्र के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया। उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए, बहुत सारे संशोधन हुए
कुछ दिन के बाद जाकर के सरल हुआ, सारी व्यवस्था सरल हुई और तब हम लोगों ने काम किया। अब पंचायत पहले जो 2001 और 2006 और आज जो हम मेरी पत्नी जो चुनाव लड़ने जा रही है, जो 2021 और 2026 का कार्यकाल है, बहुत सा परिवर्तन आया है और मैं समझता हूँ कि बेहतरी नहीं आई है। और मैं समझता हूँ कि हम नीचे ही गए हैं, व्यवस्था गिरी है। जो भी मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं, चाहे वो इलेक्टेड पर्सन हो या सरकारी कर्मी हो, मैं समझता हूं कि मॉनिटरिंग का अभाव है। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि अगर मौका मिला तो मैं चंदा सिंह के प्रतिनिधि के रूप में निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि बेहतर व्यवस्था मिले, आम जन की समस्या का समाधान हो, उनको अनेक तरह का सहयोग हो, क्षेत्र का विकास हो। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि पंचायत समिति जो संस्था है वो स्थिर स्तरीय पंचायत में मध्यम स्तर की संस्था है, तो उसके जो कर्तव्य हैं, उसके जो अधिकार हैं, उसमें यह स्पष्ट है कि क्योंकि सबसे निचले स्तर की संस्था जो है वो ग्राम पंचायत है और आम जन की समस्या ग्राम पंचायत तक पहुंचती है और ग्राम पंचायत उन समस्याओं को पंचायत समिति के समक्ष रखती है और पंचायत समिति उस पर विचार करती है और उसके स्तर का जो भी संभव होता है उसके स्तर से उसका समाधान होता है। अगर उसके लेवल का बात नहीं होता तो वो जिला परिषद को रेफर करती है। लेकिन ये सब सारे सिस्टम जो है बाधित हो गए हैं, लेकिन हम लोग वापस आएंगे तो निश्चित रूप से इस सिस्टम को बहाल करने का कोशिश करेंगे। व्यवस्था में जो ये कमियां आई हैं, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत से लेके विकास की योजनाओं को पंचायत समिति तक भेजा जाना, पंचायत समिति द्वारा उनका चयन करके अपने स्तर से भी काम करना और आवश्यकता पड़ने पर उसको अनुशंसा के साथ जिला परिषद तक भेजना, ये पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई है। तो इस तमाम प्रक्रिया के विषय में अगर ये प्रक्रिया बाधित हुई है तो इस बाधित होने का कारण आप किसको बताना चाहेंगे? चुने हुए इलेक्टेड प्रतिनिधि या सिलेक्टेड लोग, या ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बिल्कुल समाप्त होती जा रही है, दिनांक पत्रांक पे चल रही है सारी व्यवस्था? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें सरकार के स्तर पर भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायत को कुछ आवश्यकता से अधिक अधिकार दे दिए गए, इसलिए ग्राम पंचायत समझती है कि बाकी की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, उसकी कोई अब आवश्यकता नहीं। इसके चलते भी सारा सिस्टम बाधित हुआ है। ऐसे आम लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं और मैं समझता हूं अब व्यवस्था बीडीसी की भी अगर बात करें हम, तो मैं जो बैठक का फीडबैक लेता हूं, जानकारी लेता हूं, जो स्थानीय विधायक और सांसद होते हैं वो पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं और उनको आमंत्रित भी किया जाता है कि आप पंचायत समिति की बैठक में आए और आप चूंकि सक्षम लोग हैं तो आप ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं, जो भी मामले उठाए जा रहे हैं, उसके निष्पादन में आप सहयोग करें। तो उन लोगों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि हम पंचायत समिति की बैठक में शिरकत करें। यह दुर्भाग्य की बात है और ये सारे चीज जब तक जो पंचायती राज का जो सपना है ये तब पूरा होगा कि जो व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, उनका अनुपालन नहीं होगा, तब तक इस पंचायती राज गठन का मूल उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। ये बातें उधर के सामने आ रही हैं कि इस क्षेत्र के विधायक, सांसद जो पदेन बीडीसी के मेंबर होते हैं, शायद वो नियमित अगर बीडीसी की बैठकों में शिरकत करना शुरू करें तो विकास कार्यों में और पारदर्शिता आएगी, विकास कार्य और बेहतर होंगे और भी बेहतर चीजों के लिए आगे बात पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से, बीडीसी के सदन के माध्यम से संसद और विधानसभा के सदस्यों तक पहुंचेगी, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक जाएगी। सो भूषण जी, एक बड़ी समस्या हम पत्रकारों ने देखी है इधर कि आपके पूरे तरैया प्रखंड में संयोगवश इस वर्ष बाढ़ की संभावनाएं ही रही, बाढ़ आई नहीं, बाढ़ के भय से लोग पीड़ित रहे, लेकिन बारिश का पानी इतना हुआ कि अंदाजा लगाएं तो आधे से ज्यादा खेती योग्य जमीन अभी भी पानी में डूबी हुई है। वो बरसात का पानी है। जल निकास की बहुत भयंकर समस्या है इस प्रखंड में। अगर जल निकास की इस समस्या का समाधान कर दिया जाए तो संभवतः यहाँ काम करने वाले किसानों की आमदनी बेहतर होगी, मजदूरों की आमदनी बेहतर होगी, पूरे गांव के चेहरे को बदलने में ये बड़ा कारगर साबित होगा। इस संबंध में आपसे जानना चाहेंगे क्या
कि इस जल जमाव की समस्या का अस्थायी निदान किस स्तर से हो और ये कितना आवश्यक है, इस पे अपने विचार स्पष्ट करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जल जमाव की जो समस्या है ये तो भीषण समस्या है, और इस बार के मौसम में तो हमको लगता है कि किसान बहुत प्रभावित हुए हैं, बहुत परेशानी में। हमको लगता है कि 50% से अधिक भूमि पर वो फसल नहीं लगा पाए, और 50% पर जिस पर फसल लगाए गए उसमें से हमको लगता है कि 30% जो है वो फसल डूब गई और किसानों को काफी क्षति हुई है। मैं इससे बहुत दुखी हूँ, और चूंकि हमेशा सरकार की तरफ से ये बातें उठती हैं कि भाई जल जमाव की समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि बीडीसी, मैंने कहा ना आपको कि ये त्रिस्तरीय पंचायत की एक व्यवस्था है कि पहले ग्राम पंचायत एक योजना बनाए कि भाई जो जल जमाव है इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, और उस योजना को वो पंचायत समिति को भेज दे, और पंचायत समिति उसको भेजेगी जिला परिषद को, और जिला परिषद उसको प्रदेश की सरकार को भेजेगी, और उसके बाद प्लान होगा, उसका डीपीआर तैयार होगा। और मैं समझता हूं कि समस्या का समाधान संभव है, लेकिन जो चैनल है, जो जिस चैनल से उसको होना चाहिए, जो तौर तरीका है, उस तौर तरीका से अगर किया जाए तो मैं समझता हूं कि जल जमाव की समस्या से समाधान पाया जा सकता है, निदान पाया जा सकता है, उसका समाधान निकल सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मैं इस बात से दुखी हूं कि किसान जितना परेशान है। आज स्थिति ऐसी है कि पूरे 12 महीने का चावल उनके जमीन से नहीं मिल पाएगा, बड़े बड़े किसान को नहीं मिल पाएगा, छोटे किसान की तो बात हटा दीजिए, वो तो बहुत परेशान, और मैं दुखी हूं। लेकिन पंचायत समिति के माध्यम से इसका समाधान है, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर चैनल है कि ग्राम पंचायत एक योजना बना करके वो पंचायत समिति को दे, पंचायत समिति जिला परिषद को दे, जिला परिषद प्रदेश सरकार को देगी, प्रदेश सरकार उस पर योजना बनाएगी, राशि आवंटित करेगी, उसके लिए जो भी तकनीकी पदाधिकारी है उनको भेजा जाएगा, और उसके बाद उसका समाधान। मतलब अगर इच्छा शक्ति हो और वास्तविक या जो भी उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अपनाए तो इस समस्या का समाधान भूषण जी के हिसाब से जो इनका अनुभव है ये संभव है। पर एक बड़ी समस्या आ रही है, पंचायत प्रतिनिधियों से लेके संसद और विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य की कमी की ओर इशारा मिल रहा है, उस तरफ संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ग्राम पंचायत न तो उस तरह की योजना बना पाती है, न ही बीडीसी में इस तरह का विचार होता है। उस बीडीसी में जिसपे ये तमाम चुने हुए प्रतिनिधियों का कई जगह हम लोगों ने इंटरव्यू के दरमियान ये बात सामने देखी है, सामने उभर के आई है ये बात कि सांसद और विधायक प्रखंड विकास समिति की बैठक में उपस्थित नहीं होते, उनके प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। ये जांच का विषय है, इसकी जानकारी उनको लेनी चाहिए कि जिस क्षेत्र के लोग उनको निर्वाचित करके भेजते हैं उनके सदन में वो उपस्थित नहीं होते, उनके प्रतिनिधि नहीं होते हैं, तो उनकी समस्याओं से वो कितने अवगत हो पाएंगे, निदान तो बहुत दूर की बात है। एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। इस समस्या पर हम लोग नियमित विचार भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सांसद और विधायक से भी इस चैनल के माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहते हैं, उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि बीडीसी की बैठकों को अनदेखा ना करें। जन समस्याओं के बेहतर प्रतिनिधि गांवों से जमीन के स्तर के चुने लोग आते हैं, उनके बीच बैठे, उन समस्याओं में उन्हें चिन्हित करें जो पंचायत या प्रखंड स्तर पे, जिले स्तर पे जिसका निदान नहीं हो सकता है उसे वो अपने स्तर से करें। 20% से मतलब अभी भी तकरीबन 80% आबादी खुले में शौच करने को किसी न किसी तरीके से बाध्य है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि शौचालय की सुविधा उनको उपलब्ध नहीं है। तो उनको क्या ये प्रतिनिधि जो निर्वाचित हो रहे हैं, क्या ये बेहतर ढंग से इस बात को समझने के लिए तैयार होते हैं, अथवा कुल गणित किसी तरह से निर्वाचन में बहुमत प्राप्त करना, बीडीसी में बहुमत प्राप्त करना, प्रमुख स्तर के पद पे काबिज होना, विधायक बन जाना, सांसद बन जाना, यहीं तक सीमित है। ये आम जनजीवन के रोज से जुड़ी समस्या। कई जगह ऐसा सुना गया है कि महिलाएं दिन में पूरा भोजन इसलिए नहीं करती, झोपड़ी में रहने वाली महिलाएं, कि अगर दिन में उन्हें शौच की आवश्यकता पड़ जाए या मजबूरी आ जाए तो उनके लिए बड़ी असहनीय परिस्थिति होती है। इसमें प्रतिनिधियों की भूमिका पर आप जरा प्रभास ला, आपने काफी समय राजनीति में दिया, सार्वजनिक जीवन में नियमित व्यस्त देखे जाते हैं आप, तो इस संबंध में अपने विचार दें। देखिए, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के अरबों रुपये खर्च हुए हैं इसमें, इस स्वच्छता अभियान में शौचालय निर्माण के लिए अरबों रुपये खर्च हुए हैं,
और आप इसका डाटा भी ले सकते हैं प्रखंड से कि हमको लगता है कि वो लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अधिकांश लोगों को शौचालय के पैसे उपलब्ध करा दिए गए। वो जो निर्माण कार्य शौचालय का होना था, उसका जो मॉनिटरिंग होना था, वो चाहे ग्राम पंचायत के मुखिया हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या अन्य प्रखंड के कर्मी हो, जो उस काम के लिए थे, जिनको निगरानी रखना था कि जो राशि सरकार की दी जा रही है इससे शौचालय का निर्माण हो। मैं समझता हूँ वो 100% फेल्योर है। मैंने आंशिक रूप से ही उसको कहा जा सकता है कि वो सफल हुआ है। उसमें कुछ लोग हैं जो जागरूक हैं, वो लोग शौचालय निर्माण का काम करवाएं, बाकी लोग जो है आपस में मिल बांट करके व्यवस्था वहीं पे वहां जहाँ की तहीं है, जहाँ थी वहीं है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि एक नैतिक जिम्मेवारी जो है जनप्रतिनिधि से लेकर आम जनता की भी नैतिक जिम्मेवारी है। जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी भी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि लोगों को प्रेरित करना कि आप खुले में शौच नहीं जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास शौचालय उपलब्ध है, उसके बाद भी खुले में शौच करने जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भाई आपके पास शौचालय उपलब्ध है, उसके बाद भी खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। जबकि टीवी के माध्यम से इसका बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है कि भाई आप खुले में शौच नहीं करें, इससे वायु प्रदूषण होता है, बीमारियां फैलती हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इसके बाद एक नैतिक जिम्मेवारी मैंने पंचायती राज संस्थाओं को लेना होगा कि भाई हम आम जनों को प्रेरित करें। और दूसरा एक जो हम कहें कि भारत सरकार का पैसा का बंदरबाट हुआ है, आपको बताने में हमको कोई हिचक नहीं है कि वो बंदरबाट हुआ है। अगर शौचालय का निर्माण भी हुआ तो वो इतना घटिया क्वालिटी का हुआ कि हमको लगता है कि वो 6 महीना तक भी काम नहीं किया, तब तक उसका टंकी बच गया, उसका जो कमरा था वो बच गया, वो जो है अब उपयोग के लायक नहीं। ये दुर्दशा है। यह दुर्दशा देख करके सुन करके बहुत दुख होता है। लेकिन अब व्यवस्था बनाने में किसी एक व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि समन्वय की जरूरत है और लोगों को प्रेरित करने की भी जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में संपूर्ण स्वच्छता है तो लोगों को भी जागरूक करना होगा और अपनी नैतिक जवाबदेही भी अपने ऊपर लेनी होगी कि कम से कम शौचालय निर्माण के लिए जो पैसा दिया गया उसमें किसी तरह की कमीशनखोरी नहीं हो। लेकिन सब में कमीशनखोरी हुई है, सब में बंदरबाट हुआ है, प्रखंड स्तर पर भी हुआ, पंचायत स्तर पर भी हुआ। आप घूम करके देख सकते हैं। आप एक लिस्ट ले लीजिए प्रखंड से और इस लिस्ट को लेके हम आग्रह करते हैं आपसे कि आप घूमिए, कुछ लाभार्थियों के पास जाइए और शौचालय की स्थिति देखिए, सब पोल खुल जाएगा कि क्या स्थिति। बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। और जहां तक हम मीडिया कर्मियों को या तमाम देश के बुद्धिजीवी नागरिकों को याद है कि बड़ा विवाद हुआ था जब एक बार भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने देवालय और शौचालय को साथ साथ जोड़ा है। मन अगर स्वच्छ नहीं हो तो देवता के पास जाके आप पूजा कैसे करेंगे। 80% बीमारियां खुले के शौच के संक्रमण से फैलती है। और गांव में गरीब किसान मजदूर जो बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमा पाते हैं, उनकी एक बड़ी राशि इस संक्रमण से होने वाले रोगों के उपचार पे खर्च होती है। तो इस संबंध में स्थिति बहुत बुरी है। पूर्व प्रमुख जी का एक दावा है कि सूची लेके अगर इसका जमीनी स्तर पे आकलन किया जाए तो बहुत भयावह स्थिति आएगी। एक, आप चूंकि उच्च पद पे निर्वाचित रह चुके हैं, आपने बहुत नजदीक से पंचायती राज व्यवस्था को नव सृजन जब हुआ था 2001 में तब से देख रहा है और लगातार आप उसमें लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं शामिल हैं। एक प्रशिक्षण के क्रम में एक बात आती है सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। क्या ये जमीन पर कहीं दिखता है कि सरकार के दिए गए आवंटित राशि का सामाजिक रूप से लोग अंकेक्षण करें? इस प्रक्रिया को कभी विकसित करने का प्रयास किया गया है कि सामाजिक रूप से रहने वाले खुद देखें कि उसके क्षेत्र में आवंटित राशि ये है और विकास कितना हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। ये तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा ना कि लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है। अभी भी लोग नहीं समझते हैं। लोग समझते हैं कि सरकारी राशि जो आवंटित होती है उसमें सरकार के स्तर पर जो ऑडिट कमेटी बनी हुई है वही ऑडिट करती है। और वो ऑडिट कैसे होता है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, आप भी बेहद समझते हैं उसको। तो उसमें तो फिक्स है कि इतना राशि आप हमें दे दें और वो ऑडिट हो जाता है। तो सामाजिक स्तर पर इसके लिए तो देखिए जो भी, चाहे वो वार्ड सदस्य हो या प्रमुख हो या जिला परिषद के अध्यक्ष हो, चाहे उनके साथ जुड़े जो भी समाज के बुद्धिजीवी और सक्रिय लोग हों, वो लोग जब तक ये बताने में कामयाब नहीं हुए कि भाई आपकी भी जवाबदेही है और आपका अधिकार भी है, आप ये क्यों मान लेते हैं कि ये इसमें हम क्या कर सकते हैं।
माने जनरली आप सवाल करेंगे किसी भी आम जन से तो वो कहेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेरा क्या अधिकार है। वो जानते नहीं है। ये बताने की जरूरत है कि आपके पास व्यापक अधिकार प्राप्त है। हर चीज जानने का आपको अधिकार है, हर चीज की निगरानी करने का आपको अधिकार है, हर चीज पर सवाल खड़े करने का आपका अधिकार है। लेकिन जब तक ये चीज लोगों को नहीं बताया जाएगा, जनरली मैं आपको बता दूं कि जनरली आम लोगों में ये स्थिति बनी हुई है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उनको ये बताना होगा कि आपको अधिकार है। वो जो आप कह रहे हैं, जब वो जान जाएंगे कि सामाजिक स्तर पर भी ऑडिट किया जा सकता है और जानकारी ली जा सकती है कि प्राप्त आवंटन का सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, तो निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता आएगी और तब ये जो भ्रष्टाचार है इसमें भी कमी आएगी। इसकी बहुत आवश्यकता है। बातें काफी लंबी हो सकती हैं, विषय बहुत व्यापक, और मैं सारण टुडे के माध्यम से जिनके सामने बैठा हुआ, उन्होंने प्रखंड में पंचायती राज के प्रतिनिधि में बीडीसी के बाद तुरंत पहले प्रमुख चुने गए थे। काफी व्यापक अनुभव है, सार्वजनिक जीवन में भी काफी अनुभव रहा है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव का परिणाम तो खैर मतगणना के बाद पता चलेगा। चैनल शुभकामना देता है ऐसे तमाम व्यक्तियों को, उम्मीदवारों को, जो समाज की बेहतरी के लिए अपने दायित्व का बोध करते हुए इस त्रिस्तरीय चुनावी प्रक्रिया में बतौर उम्मीदवार आ रहे हैं। और भूषण जी से अब अपनी जिनके ये प्रतिनिधि होने वाले हैं, उनके प्रति, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से के प्रति कुछ कहना चाहें, और साथ साथ एक सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं आप, भले ही आप किसी पद पे ना हो, प्रखंड स्तर पे भी अपनी बात जरूर कुछ न कुछ रखना चाहेंगे। देखिए, चंदा सिंह जो भावी प्रत्याशी होने जा रही हैं क्रम संख्या 11 पंचायत समिति सदस्य के रूप में, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। मैं एक फाइनेंस का भी काम करता हूं, मेरा वो पर्सनल व्यवसाय है। कभी कभी मैं देखता हूं उनकी सोच को, जैसे कभी कोई छठ पूजा वगैरह या कोई उस तरह का पूजा पाठ वगैरह होता है और उसमें कोई लाचार व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है कि हमको सहयोग कीजिए, और हम उसको नकार देते हैं। तो चंदा सिंह हमको रोकती हैं और कहती है कि देखिए ऐसा मत कीजिए, ये आदमी बहुत विवश होकर के आपके पास आए, इसका सहयोग कीजिए। तो निश्चित रूप से जन सहयोग की भावना है उनके अंदर और विकास की भी भावना है, मानसिकता है उनके अंदर। और मैं समझता हूं कि मैं पद पर नहीं रहते हुए भी हमेशा जो भी मेरे पास आते हैं, चाहे वो थाना स्तर का उनका काम हो या अंचल स्तर का हो या प्रखंड स्तर का हो या किसी रेफरल अस्पताल से संबंधित हो, अनुमंडल स्तर का हो, मैं निश्चित रूप से तत्क्षण प्रयास करता हूं कि उनके समस्या का निदान निकल जाए। और हमको लगता है कि उसमें 80% हमें सफलता भी मिलती है। और मैं ये जरूर कहूंगा, पदाधिकारियों को भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा। पता नहीं मेरे साथ उन लोगों का संबंध अच्छा क्यों रहता है कि मेरे फोन से ही मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस चंदा सिंह के चुनाव में यहाँ के जो मतदाता हैं निश्चित रूप से तैयार हैं, और इसमें उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि एक बार फिर से चंदा सिंह को, शशि भूषण सिंह को संयुक्त रूप से काम करने का मौका दें। इसके लिए मैं आभारी हूँ। प्रखंड स्तर के तमाम निर्वाचित होने जा रहे उम्मीदवारों की बड़ी संख्या होगी। मतदाताओं के लिए आपका संदेश बड़ा मायने रखता है। आप लोग जो पद को धारण कर चुके हैं, इसकी महत्ता को अभी भी महसूस करते हैं। आज भी पद पे ना होते हुए सार्वजनिक जीवन में जनता से अपेक्षित कामों के लिए हरक्षण तत्पर रहते हैं। तो मतदाताओं के लिए तरैया प्रखंड के त्रिस्तरीय पंचायत के तमाम भीड़ भरे उम्मीदवारों के बीच में से चयन करने के प्रति उनके लिए मैं अपने प्रखंड के मतदाताओं से यही आग्रह करूंगा कि चूंकि यह चुनाव, शब्द चुनाव है, अर्थात आपको चुनना है। तो चूंकि जो भी शरीर के मुख्य अंग हैं, जैसे आंख है, कान है, नाक है, सब खुला है। आंख से आप देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं। उस तरह की प्रक्रिया को अपनाएं। आपको चुनना है, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मैं आग्रह करूंगा प्रखंड की जनता से कि आप जिसको चुनने जा रहे हैं, आप अपने संदूक की चाबी उसको 5 साल के लिए देने जा रहे हैं। इसलिए पहले बहुत गंभीरता से विचार करें। उनके जो पूर्व के व्यवहार रहे समाज के प्रति, विकास के प्रति, सामाजिक योगदान उनका क्या रहा है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, अनुभव क्या है उनके पास,
या उनके पास लोगों की सेवा से संबंधित उनके अंदर किस प्रकार की भावना है, विकास से संबंधित उनमें किस प्रकार की भावना है, आचार व्यवहार उनका कैसा है। निश्चित रूप से चूंकि 5 साल के लिए आप अपना अधिकार उनको देने जा रहे हैं, इसलिए सोच समझ के पूरे विवेक से, बिना किसी लोभ में, बिना किसी बहकावे में आकर के मतदान करें और अच्छे आदमी का चुनाव करें। जी, बस इसके साथ विदा लेगा सारण टुडे। एक बड़ा अच्छा संदेश यहाँ के आम लोगों के लिए। तो हम आपको बेहतर पंचायत समिति, पूरे त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन की अपेक्षा करते हैं और इसके लिए आपके प्रतिनिधि नियमित आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।